एक गांव में पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। आज की सच्ची घटना में ठीक कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो सच में लोग इसको जानने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है सिकोहाबाद, और सिकोहाबाद थाने के अंतर्गत एक कस्बा लगता है नगला सेंधलाल, और इसी नगला सेंधलाल गांव का रहने वाला राम भरोसे। अब राम भरोसे जो पेशे से एक राजमिस्त्री है। राम भरोसे की पहली पत्नी का नाम होता है बिरमा देवी, जिससे 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। पहली बेटी का नाम सुनीता होता है, दूसरी बेटी गीता होती है, और सबसे छोटा बेटा विक्रम होता है। लेकिन विक्रम जब इस दुनिया में आता है उसके कुछ ही साल के बाद एक बीमारी की वजह से बिरमा देवी की मौत हो जाती है। राम भरोसे की पत्नी बिरमा देवी की जब मौत होती है उसके बाद से राम भरोसे अपने तीसरे नंबर की साली सोमवती से शादी कर लेती है। शादी के बाद सोमवती के से भी राम भरोसे के 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा। सबसे छोटी बेटी का नाम होता है हिमांशी, जिसकी उम्र करीब करीब होती है 6 वर्ष के आसपास। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 9 मार्च की सुबह की। दरअसल राम भरोसे की बड़ी बेटी सुनीता अपनी सबसे छोटी बहन हिमांशी के साथ अपने घर से खेतों के लिए रवाना होती है। आगे आगे सुनीता बढ़ती है, पीछे पीछे हिमांशी चल रही होती है। लेकिन सुनीता जब अपने खेतों पे पहुंचती है, पीछे मुड़ करके जब देखती है, हिमांशी कहीं दिखाई ही नहीं देती है। उसके बाद से करीब आधा घंटा तक वहां पर आसपास के जगहों पर जाकर के सुनीता हिमांशी को हर जगहों पे ढूंढती है, तलाश करती है, पर बावजूद इसके हिमांशी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए सुनीता जब घर पे पहुंचती है अपनी माँ को बताती है कि मैं खेत पर हिमांशी के साथ गई थी, लेकिन रास्ते से पता नहीं कहाँ हिमांशी गायब हो गई। अब सुनीता जब इस सारी बातें अपनी माँ से बताती है, सोमवती को भी ऐसा लगता है कि शायद उसकी बच्ची कहीं खेलने में उलझ गई होगी, कुछ देर में वो वापस घर आ जाएगी। लेकिन करीब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, हिमांशी घर वापस नहीं आती। अब राम भरोसे के पूरे परिवार को डर सताने लगता है कि अब राम भरोसे के पूरे परिवार गांव में जाकर के हिमांशी को हर जगह पे तलाश करते हैं। सुबह से शाम बीत जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं भी हिमांशी का कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए शाम के समय राम भरोसे अपने कुछ जानने वालों लोगों को लेकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बेटी की हिमांशी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेता था, पुलिस भी अपने टीम के साथ राम भरोसे के गांव पहुंचती है और हर जगह पर हिमांशी को ढूंढना शुरू करती है। पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेती है, पूरी रात बीत जाती है, अगली सुबह निकल जाती है। न तो हिमांशी घर लौटती है और न ही उसका कुछ अता पता चलता है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, इधर राम भरोसे के घर के सामने वाले दीवार पे एक पत्र चिपका हुआ दिखता है, जिस पर सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम होता है पवन तोमर, और उस पर नीचे में लिखा था कि अगर सुनीता की शादी पवन से नहीं कराई गई तो मैं हिमांशी को जान से मार दूंगा। अब दरअसल ये पवन कोई और नहीं बल्कि राम भरोसे के ही गांव के रहने वाला था। राम भरोसे को जैसे इस तरह का लेटर मिलता है, तुरंत ही थाने में जाता है और इस लेटर को पुलिस वाले को दे देता है। अब पुलिस को जैसे ही लेटर मिलती है उसके बाद से पुलिस सबसे पहले राम भरोसे के घर पे जाती है, और राम भरोसे जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं होता है बल्कि उसके 2 बेटियां होती है। पुलिस जब उस लेटर को दिखा करके पवन से पूछताछ करती है, पवन तोमर से, तो पवन पुलिस वालों को बताता है कि साहब न तो मैं ये लेटर लिखा और न ही मुझे हिमांशी के बारे में कुछ पता है। लेकिन पुलिस को पवन के बातों पे विश्वास नहीं होता है, भरोसा ही नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अपने साथ पवन को कस्टडी में लेकर के थाने चले जाती है। पुलिस को ऐसा लगता है शायद राम भरोसे की बड़ी बेटी सुनीता के साथ में पवन का प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसीलिए राम भरोसे के घर पे भी जाती है पुलिस। सुनीता से भी पूछताछ करती है, लेकिन सुनीता अभी भी पुलिस वालों को वही बता रही थी जो इससे पहले अपनी माँ को बताई थी। दरअसल सुनीता पुलिस वालों को बताती है कि साहब मैं आगे आगे अपने खेतों पे जा रहे थे, पीछे पीछे हिमांशी मेरी छोटी बहन आ रही थी, लेकिन जब मैं खेतों में पहुंची उसके बाद से मुझे हिमांशी कहीं दिखाई नहीं पड़े। पुलिस सुनीता की बातों पर भी विश्वास नहीं करते, उसको भी अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है। पुलिस सुनीता के साथ साथ पवन को भी अपने साथ लेकर के जब थाने ले जाती है तो इन दोनों से बैठा करके सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे अपने शक्ति दबाव इन दोनों पे देते हैं, आखिरकार सुनीता और पवन अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सुनीता रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को कहता है कि साहब मैं जो कुछ भी कहूंगी सब कुछ सच कहूंगी। दरअसल जब मैं हिमांशी के साथ तालाब के किनारे होकर के खेतों में जा रही थी तो तालाब के किनारे हिमांशी का पैर फिसला और तालाब में जाकर के वो गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन मैं इस कदर से डर गई थी
इसलिए चाह करके भी मैं पूरी सच्चाई अपने परिवार वालों को नहीं बता पाई। सुनीता जैसे ही पुलिस को सारी बातें बताती है, पुलिस तुरंत ही सुनीता को लेकर के गांव के उस तालाब पे पहुंचती है। फिर हिमांशी को तालाब में ढूंढना शुरू करती है। आखिरकार पुलिस जब कुछ थोड़ी देर अपनी कोशिश करती है तो उसी तालाब से पुलिस को डेड बॉडी मिल जाता है हिमांशी का। पुलिस डेड बॉडी को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। लेकिन इसके बावजूद भी न तो पवन न तो सुनीता दोनों को ही नहीं छोड़ती है, बल्कि शाम के समय ही जब उसका पोस्टमार्टम करवाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो उसमें बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि हिमांशी की पानी में डूबने के कारण से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई है। पुलिस को जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लग जाती है, उसके बाद से पुलिस फिर से सुनीता के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस दोबारा जब सख्ती के साथ सुनीता से पूछताछ करती है, आखिरकार सुनीता अपनी सच्चाई को फिर से कबूल कर लेती है। लेकिन सच्चाई को जब कबूल करती है, पूरी कहानी अपनी जुबानी सुनीता जब पुलिस वालों को बताती है, तो वाकई इसको सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब राम भरोसे सोमवती से दूसरी शादी कर अपने घर जब लेकर के आता है। हालांकि सोमवती रिश्ते में सुनीता के मौसी भी लगते हैं, इसके बावजूद भी सुनीता अपनी माँ को पसंद नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है जब सोमवती शादी करके अपने ससुराल में आती है, उसके बाद से सुनीता की पढ़ाई छुड़वा देती है। लेकिन सुनीता को सबसे बुरा तब लगता है जब राम भरोसे अपने गांव में एक जमीन खरीदता है और जमीन अपनी पत्नी सोमवती के नाम पे कर देता है। जैसे जमीन नाम पे हो जाता है, उसके बाद से सुनीता अपने पिता से कहती है कि मैं घर में काम नहीं करना चाहती हूँ। दरअसल मैं कंप्यूटर क्लास करना चाहती हूँ और कंप्यूटर क्लास करके हम नौकरी करना चाहते हैं। सुनीता जो अपने दिल की बात अपने पिता से कहती है, सोमवती इसके लिए तैयार ही नहीं होती है। लेकिन राम भरोसे अपनी बच्ची की बात ही नहीं मानता, बल्कि अपनी बच्ची को ले जाकर के अपने गांव से लगभग करीब 2 किलोमीटर दूर मैनपुरी चौराहा पर एक कंप्यूटर सेंटर में उसका नामांकन करा देता है। उसके बाद से सुनीता डेली कंप्यूटर सीखने के लिए उस जाना शुरू कर देती है। लेकिन सुनीता जब उस संस्था में कंप्यूटर सीखने जाती है तो वहीं पे सुनीता की मुलाकात पवन तोमर से होती है। दरअसल पवन उसी के गांव का रहने वाला था। दरअसल गांव के रहने के होने की वजह से अब पवन और सुनीता दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बातचीत करते करते पवन और सुनीता कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों को ही नहीं पता चलता है। और आखिरकार पवन और सुनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि सुनीता को पहले से ही बात पता होता है कि पवन शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसकी 2 बेटियां हैं। सुनीता और पवन के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। और आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब दोनों मन मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं और फिर दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। जैसे ही इस तरह का रिश्ता दोनों के बीच में कायम होता है, उसके बाद जब भी इन दोनों को मौका मिलता, अक्सर ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। लेकिन जब भी एक दूसरे से मुलाकात ये दोनों करते हैं, वो काफी एहतियात भी बरतते हैं, जिसकी वजह से दोनों के प्यार के बारे में गांव के किसी भी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, सुनीता को पवन से इस कदर से मोहब्बत हो जाती है कि अब सुनीता पवन से शादी करने का फैसला ले लेती है। और आखिरकार एक दिन अपने दिल की बात पवन तोमर से कहती है। सुनीता पवन से कहती है कि हम इस प्रकार से कब तक छुप छुप करके एक दूसरे से मिलते रहेंगे, बेहतर है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। सुनीता जैसे ही शादी की बात कहती है, इसमें पवन तुरंत ही उसे जवाब देता है कि तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरी 2 बच्चियां भी हैं, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। जब अपनी पत्नी का हवाला पवन देता है, सुनीता फिर से पवन को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। तलाक देने की जब बात कहता है तो पवन उसको समझाते हुए कहता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सुनीता अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, पवन जब उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, अब सुनीता को लगता है कि शायद पवन उसके साथ खेल रहा था। सुनीता को पूरा भरोसा हो जाता है कि पवन हमें धोखा दिया है। जब पवन उसकी बात एक नहीं मानता है तो सुनीता पवन को सबक सिखाने का सोच लेती है। दरअसल सुनीता सोचती है कि अगर पवन मेरा नहीं हो पाया तो मैं उसकी जीवन ही बर्बाद कर दूंगी। उसके बाद से सुनीता पवन की जीवन बर्बाद करने के लिए एक प्लान तैयार करती है और इसी प्लान के तहत 9 मार्च की सुबह सुबह सुनीता अपनी सबसे छोटी बहन हिमांशी को अपने साथ लेकर के जब खेतों के लिए निकलती है, तालाब के किनारे से होकर के जब वो गुजरती है, तालाब के किनारे झाड़ियों में हिमांशी की गला दबा करके वो हत्या कर देती है। जब हिमांशी की मौत हो जाती है, उसके बाद हिमांशी की डेड बॉडी को सुनीता तालाब में फेंक देती है और फिर वो घर आती है और घर पे झूठ बोलती है अपनी माँ से कि हिमांशी कहीं रास्ते से गायब हो गई। इस जैसे ही हिमांशी घर वाले थाने में खबर करते हैं,
पुलिस जब तमाम प्रयास कर लेती है, 1-2 दिन का जब समय बीत जाता है, उसी रात को ही सुनीता एक लेटर लिख लेती है। उस लेटर पे सबसे पहला नाम पवन तोमर का लिखती है। साथ ही साथ नीचे लिखती है कि अगर सुनीता की शादी मुझसे नहीं कराई गई तो मैं हिमांशी को जान से मार दूंगा। और वो लेटर सबसे छिपा करके घर के बाहर के दीवार पे ले जाकर के वो चिपका देती है। दरअसल सुनीता को पूरा भरोसा होता है कि पुलिस जब इस लेटर को देखेगी, इसी लेटर के आधार पर पुलिस पवन को गिरफ्तार कर लेगी और उसको जेल भेज देगी, जिसकी वजह से पवन को जीवन भर जेल में सड़ना पड़ेगा। सच में सुनीता जो पूरी कहानी अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताती है। पुलिस पवन को तो छोड़ देती है, लेकिन सुनीता को अपने साथ गिरफ्तार करके अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखे। बाकी आपका क्या राय है कमेंट कीजिए। जय हिंद।